आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट जो कि सबसे एकदम बेसिक काम है वो देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो ही उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इंसर्ट करना है, इसके लिए आपको फॉर्म होना जरूरी है, आपके पास में फॉर्म होना जरूरी है। चलिए, और मैं इंसर्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, सो ये करने के लिए मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा, और फॉर्म मैं मेरे लास्ट सेशन में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका रिकॉर्डिंग मैंने पहले शेयर किया हुआ है। चलिए, एक बार मैं मेरे विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। चलिए, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किया, मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। चलिए, ये मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, और बस एक बार मैं रन करके देखना चाहता हूँ कि हमने क्या बनाया हुआ है। ठीक है, सो रन करने के लिए मैं मेरे होम कंट्रोलर को रन करता हूँ, मतलब फर्स्ट पेज को रन करता हूँ। और हमारा फर्स्ट पेज जो है वो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी है, तो ये मैं इसको ही रन करता हूँ। चलिए, हमने क्या क्या बनाया था? एडमिन लॉगिन हो गया था हमारा। चलिए, हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। लॉगिन, अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है मुझसे कुछ तो भी, फिर से एडमिन। ओके, लॉगिन हो गया। उसके बाद में ऐड एम्प्लॉय, ये एक रजिस्ट्रेशन का पेज बना हुआ है हमारे पास में। शो एम्प्लॉय, ये भी बनाया हुआ है, और सर्च एम्प्लॉय ये भी बना हुआ है। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। हमारा एम ये है, हमारा टारगेट ये है इस सेशन का, कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो हमने बनाया हुआ है, ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म है। ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर बटन के क्लिक पे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, मतलब अभी हमें बैकएंड कनेक्टिविटी आनी चाहिए। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं। इस चीज को हम डायग्राम से समझते हैं, हमने क्या क्या किया हुआ है। वी हैव दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, चलिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास में बना हुआ है। आपका एम ये है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है, इसके अंदर कई सारे कंटेंट्स है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉय आईडी है, नेम है ना, ईमेल आईडी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये बटन के क्लिक पे डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हमारे पास में डेटाबेस भी लगेगा। मान लीजिए कि ये हमारा डेटाबेस है। चलिए, ये अपना डेटाबेस है, और ये इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है। लेकिन लेकिन ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं, वो टेक्निक है अभी एंटिटी फ्रेमवर्क वाली। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो भी है अभी। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क ये कंसेप्ट आए, ठीक है, इसकी खास बात ये होती है एंटिटी फ्रेमवर्क की, कि इसकी मदद से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, ये चार काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, हम इजी वे से ये चीज कर सकते हैं, इसलिए कंपनी में भी अभी एंटिटी फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क में दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। वो ये कि जो पहला वाला पार्ट होता है, वो मान लीजिए कि ये हो गया मॉडल्स के बारे में, मतलब आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है डीबी कंटेक्स्ट। मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, डीबी कंटेक्स्ट। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, सो डोंट वरी। देखिए, मॉडल जो होते हैं कि आपके पास में, मतलब फॉर्म के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में फॉर्म के अंदर, वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सबमिट होगी मॉडल के पास में। ये वाला मतलब ये जो फॉर्म वॉर्म सब बने हुए ना, ये मॉडल को सबमिट होगी। ठीक है, और मॉडल जो है वो कनेक्टेड होते हैं डेटाबेस के साथ। लेकिन ये मॉडल वाला डेटा डेटाबेस के अंदर डालना या फिर डेटाबेस में से निकालना, ये काम जो होता है वो डीबी कंटेक्स्ट का होता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से एक दूसरे से कुछ तो भी कनेक्टेड होते हैं। मतलब सिंपल बात है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब मैं सबमिट करूंगा तो इन्फॉर्मेशन मॉडल के अंदर जानी चाहिए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन। और फिर हम ये इंफॉर्मेशन डीबी कंटेक्स्ट के पास जाएगी, और फिर वो डीबी कंटेक्स्ट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन
अपने उस डेटाबेस या फिर उसके अंदर जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर डालेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के अंदर मेरे पास में फिलहाल की कंडीशन में मेरे पास क्या क्या है मैं देख लेता हूँ। देखिए, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है, लेकिन मेरा बैकएंड भी बना हुआ नहीं है, मतलब डेटाबेस नहीं बनाया अपना। ठीक है, तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो डेटाबेस बना लेते हैं। अब डेटाबेस कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले से कुछ चीजें डिसाइड करके रखता हूँ कि मुझे जो डेटाबेस चाहिए उसका नाम क्या होना चाहिए, और डेटाबेस के अंदर टेबल भी रहते हैं, तो टेबल का नाम क्या होना चाहिए ये हम पहले से डिसाइड करके रख लेते हैं। सिंपल। जब भी आपको प्रोजेक्ट में काम करना रहे और आपको अभी सिचुएशन आई है कि भाई अभी ये इस चीज को स्टोर करना है, तो तुम्हारे दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि अपने पास डेटाबेस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या रखेंगे, मान लीजिए कि ये कंपनी के बारे में है। ठीक है, तो मैं डेटाबेस बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, कंपनी का डेटाबेस है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस बना रहे अपन, सो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे कुछ इस प्रकार से, कंपनी डीबी। ठीक है, मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम रखा कंपनी डीबी। ठीक है, और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, इसके अंदर टेबल रहेंगे, तो मैं पहले से मेरे टेबल का नाम फिक्स करके रखता हूँ। मेरे टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मेरे टेबल का नाम है, जस्ट रजिस्ट्रेशन इज द टेबल ऑफ नेम ऑफ द टेबल। और इसके अंदर मुझे अलग अलग फील्ड्स बनानी है, उसके अंदर मुझे अलग अलग फील्ड बनानी है। फील्ड मतलब कैसे बनाएंगे अपन, अब फील्ड किसको देख के बनाएंगे, देखो आपकी जो इच्छा है कि भाई एम्प्लॉय आईडी स्टोर होना चाहिए, नेम स्टोर होना चाहिए, ईमेल आईडी स्टोर होना चाहिए, ये कहाँ स्टोर होना चाहिए, टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर इसके रिलेटेड कॉलम लगेंगे। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय आईडी का एक कॉलम रहेगा, नेम का एक कॉलम रहेगा, ईमेल आईडी का एक कॉलम रहेगा, तब जाके ये इंफॉर्मेशन वापस स्टोर होगी ना। इसीलिए आपको क्या है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम बनाऊंगा, दीज आर द कॉलम लिस्ट। ठीक है, नेम नाम का कॉलम बनाऊंगा, ईमेल नाम का कॉलम बनाऊंगा, और क्या है देख लेते हैं, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नाम का कॉलम चाहिए, डेजिग्नेशन नाम का कॉलम चाहिए, और लास्ट में सैलरी नाम का कॉलम चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इतनी चीजें मैंने पहले से डिसाइड करके रखी। अब इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल बनाना है, और टेबल के अंदर हमें ये कॉलम्स लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म है, ये फॉर्म हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। चलिए, हमें डेटाबेस बनाना है सबसे पहले। ठीक है, चलिए डेटाबेस बनाने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर MS SQL विजुअल स्टूडियो, MS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप इसका कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सिस्टम में 19 वाला वर्जन है, आपके सिस्टम में हो सकता है 2016 का वर्जन हो, 2008 का वर्जन हो, 2005 का भी वर्जन चल जाएगा, कोई भी वर्जन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेटेस्ट हुआ तो भी अच्छा ही है। चलिए, अब इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, ये करने के लिए एसक्यूएल सर्वर जो है इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है, लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जस्ट आप जब नॉर्मल आप डबल क्लिक करके ओपन करते हो और क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तब एक परमिशन वाला एरर आता है। तो परमिशन वाला एरर सॉल्व कैसे होगा, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करें फर्स्ट टाइम, तो डेटाबेस को ओपन करते वक्त डबल क्लिक न करते हुए उसके ऊपर राइट क्लिक करना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा इसको ओपन करना। देखो ध्यान दो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करना। इससे क्या हो जाएगा, यस पे क्लिक करते हुए इससे क्या हो जाएगा कि जब आपका वो एप्लीकेशन ओपन होगा ना, तब उसको सारी एक्सेस रहेंगे, मतलब एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए ऐसा ही ओपन करना है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। जस्ट कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ मैं। कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में सिस्टम के स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको डेटाबेसेस करके दिखेगा। ठीक है, यहाँ जस्ट इसको एक्सपांड किया डबल क्लिक करके, और देखो इतने सारे डेटाबेसेस पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे नया डेटाबेस बनाना है मेरे सिस्टम के लिए, तो मैं बनाऊंगा राइट क्लिक न्यू डेटाबेस। एक डायलॉग बॉक्स आया। चलिए, डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। हमने पहले से डिसाइड करके रखा कॉलेज, सॉरी कंपनी डीबी, कंपनी डीबी।
डेटाबेस का देखिए नाम लिखा मैंने कंपनी डीबी, और आखिर में बस यहाँ पे ओके करके बटन होता है वहाँ पे क्लिक कर देना। दैट्स इट, आपके लिए जो है डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। एम्प्टी है अभी ये, देखिए एक्सपांड किया। एवरी डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो टेबल्स के अंदर जाना और यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग वर्जन के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका अगर वर्जन पुराना वाला हो तो ये ऑप्शंस आपको ना दिखे, इन ऑप्शंस की अपने को जरूरत भी नहीं है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ टेबल के अंदर एक नया टेबल क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्म का डेटा टेबल के अंदर स्टोर करना है। सो राइट क्लिक, न्यू एंड टेबल, इतना करते से आपके पास में एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कॉलम का नाम, दूसरा डेटा टाइप। चलिए कॉलम का नाम लिखते हैं। मेरे पहले कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी, EMPID, ठीक है। उस बाद में उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप अगर यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँ तो बहुत सारे प्रकार के डेटा टाइप है, इसमें से मैं चूज करता हूँ कि मेरा डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, दैट्स इट। दूसरे कॉलम का नाम नेम, उसके बाद में जो आपको यहाँ पे चूज करना है कि नाम जो है वो nvarchar होता है, ठीक है। nvarchar 50, इसका मतलब ये है कि 50 अल्फाबेट तक के नाम एक्सेप्टेबल रहेंगे। लेकिन कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार किसी का नाम बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम ऐसे समय पे आपको पास में ऑप्शन है मैक्स, ठीक है। आपने मैक्स अगर रख दिया तो नाम कितना भी बड़ा हो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने nvarchar 50 भी लिखा तो भी चल जाता था, ठीक है। एनीवे मैं ऐसे ही रखता हूँ। नेम, उसके बाद में क्या है, ईमेल आईडी है, ईमेल। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि मैं जो नाम दे रहा हूँ वो सिंगल नेम है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जैसे कि ईमेल आईडी है ईमेल स्पेस आईडी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। कॉलम का नाम डिसाइड करने का रूल ये है कि आपका नाम सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, आपको अगर दूसरा वर्ड ऐड करना ही है तो आपको अंडरस्कोर देके आप ऐड कर सकते हो, मतलब ये इस सिनेरियो में भी ये वर्ड सिंगुलर हो गया है, ठीक है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना, लेकिन ये मुझे मुश्किल लगता है तो इसलिए मैं नॉर्मल उसको एक सिंगुलर नाम के हिसाब से ही करता हूँ, ठीक है। एनीवे ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद में मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर था लेकिन सिर्फ मैंने लिखा मोबाइल, ठीक है। आपको जो डेटा टाइप लेना है आप ले सकते हो, देखिए आपके पास में ऑप्शन है, आप इंटीजर भी ले सकते हो। लेकिन बात ऐसी है, मैं इंटीजर इसलिए नहीं लेता हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर को, क्योंकि इंटीजर उस चीज को लेना चाहिए जिस चीज के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उदाहरण के तौर पे सपोज मान लीजिए किसी की सैलरी है, सैलरी इंक्रीमेंट होती है, डिक्रीमेंट होती है ना, उसका परसेंटेज वगैरह निकाला जा सकता है, तो ये इसके ऊपर ऑपरेशन होता है, उसको इंटीजर रहना स्वाभाविक बात है। लेकिन मोबाइल नंबर को कहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, नहीं करते। उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज सिर्फ डिस्प्ले पर्पज है, सिर्फ हम शो करते हैं। तो ये करने के लिए मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, एनवायरकर मैक, एक एनवायरकर ले लेता हूँ। हाँ, आपको ये करना है कि मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का ही होता है, तो आप वहाँ पे 10 कर सकते हैं। आपने किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी, हाँ सैलरी को मैं इंटीजर ही रखता हूँ। चलिए, अच्छा सैलरी के पहले सॉरी, यहाँ पे और एक चीज़ है, डेजिग्नेशन है, तो मैं यहाँ पे नीचे डेजिग्नेशन ऐसा टाइप करता हूँ, इसको भी एनवायर कर लेते हैं और डेजिग्नेशन को सैलरी के ऊपर रखते हैं। तो ये करने के लिए इसको ड्रैग कर लो, बस ऐसा ऊपर खींच दो उसको, तो ये एकदम सीक्वेंस में आ गया। एक बार टैली कर लेते हैं कि क्या अपना सीक्वेंस बराबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेजिग्नेशन, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेजिग्नेशन, सैलरी। चलिए ऐसा टैली करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका ही डेटा टेबल के अंदर स्टोर होने वाला है। तो जितने फील्ड्स आपको फॉर्म पे के ऊपर दिख रहे हैं उतने फील्ड उधर भी होने चाहिए, ठीक है। ओके, सो वापस चलते हैं यहाँ पे। और एक चीज आखिरी वाली ये है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। मुझे पहले वाले कॉलम को प्राइमरी की सेट करनी है, तो मैं सेट करूंगा प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सबका यूनिक होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा चेंज पूरा हो गया है, अब मुझे बस उसको सेव करना है। कंट्रोल S दबाइए तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिस नाम से आपको सेव करना है वो नाम दीजिए। हमारा तो पहले से डिसाइड है कि हमने टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन नाम से स्टोर करना है, तो मैंने वैसे ही किया, ठीक है। क्लोज कर दिया। देखो अब ये करने के बाद में आप बोलेगा कि सर यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिख ही नहीं रहा है, मतलब टेबल नहीं दिख रहा है।
ये तब दिखेगा जब आप उसको रिफ्रेश कर दोगे, ठीक है। तो आप चाहे तो टेबल्स को जगह पे रिफ्रेश कर सकते हैं, तब जाके आपको आपका चेंज दिखेगा। ओके, चलिए दिख गया। अब इसको अगर राइट क्लिक करूँ और चेक करने की कोशिश करूँ कि इसके अंदर क्या है, तो सिलेक्ट टॉप 1000 रो ऐसा से क्लिक करना, या फिर पुराना वाला वर्जन है तो आपको ओपन नाम की कमांड आएगी। क्लिक किया जस्ट, देखो कमांड ऑटोमेटिक सिस्टम ने फायर की है और उसका आउटपुट नीचे दिख रहा है। लेकिन अभी की कंडीशन में ब्लैंक है, और स्वाभाविक बात है ब्लैंक होगा ही वो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे फॉर्म से मैं इधर से मतलब फ्रंट एंड से जो कुछ भी टाइप करूंगा, रजिस्टर बटन के क्लिक से। सर आवाज अड़ सो यहाँ पे हमने हमारा डेटाबेस पूरी तरह से रेडी है, ठीक है, और हमारा फ्रंट एंड भी पूरी तरह से रेडी है, देखिए, है ना। बस करना क्या है कि रजिस्टर बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर्ड हो, ये करने के लिए हमें इस डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। देखो सरल बात है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रेडी है, डेटाबेस का पार्ट भी रेडी है, बस हमें ये जो बीच में है इन दोनों को ज्वाइंट करना पड़ेगा। ये करने का काम हम एंटिटी फ्रेमवर्क से करने वाले हैं। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, ठीक है, ध्यान दीजिए। मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क अभी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये करना है तो प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। अब एंटिटी फ्रेमवर्क अगर ऐड करना है तो एंटिटी फ्रेमवर्क अलग से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे, हमें एक मॉडल ऐड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सी, क्योंकि डायग्राम में क्या दिखा हुआ है कि हम एक मॉडल ऐड करेंगे, फिर ये डीबी कंटेक्स्ट ऐड करेंगे। अब ये हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम खुद ही कर लेगा, बस उसको किसके ऊपर से ऐड करना है उतना बताना जरूरी है, ठीक। तो ये करने के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब जाएंगे हम मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे मॉडल्स है, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ऐड, और एक नया मुझे आइटम ऐड करना है, न्यू आइटम। न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना है, जो ऑप्शन है वो ये है डेटा वाला, देखिए ये डेटा वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे आपके पास में पहले नंबर पे ऑप्शन आएगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ये वाला ऑप्शन हमें चाहिए, ठीक है। ये जैसे मैं ऐड करूंगा इसके वजह से ये दोनों ही चीजें ऐड हो जाएगी, ये जो दिख रहा है ना आपको, मॉडल भी हमें मिल जाएगा और डीबी कंटेक्स्ट भी हमें मिल जाएगा। ये डीबी कंटेक्स्ट क्या है मैं समझाऊंगा आपको, सो डोंट वरी। चलिए, क्लिक किया और यहाँ पे नीचे जो है वहां पे लिख के आया मॉडल 1। आप चाहे तो नाम बदल सकते हो, आपने नाम नहीं बदला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं मॉडल 1 ही रखता हूँ इसको, और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे हम, ये हमारे पास में ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, और ये वाले डायलॉग बॉक्स हमने इससे पहले भी देखे हुए। अगर प्रीवियस सेशन में मैंने एक बार डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच लिया था, उस डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में सेम टू सेम यही स्टेप मैंने फॉलो की थी। सो यहाँ पे चूज करेंगे अपन पहला वाला ऑप्शन, EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। EF का मीनिंग होता है एंटिटी फ्रेमवर्क। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे कनेक्शन सिलेक्ट करना होता है, लेकिन अगर ये कनेक्शन आपके पास में ब्लैंक है, देखो यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपको हमेशा न्यू कनेक्शन करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं न्यू कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब सिस्टम हमें ये पूछ रहा है, सिस्टम हमें कनेक्शन कहाँ करना है ये पूछ रहा है, ठीक है, कि सर्वर का नाम क्या है, ऑथेंटिकेशन किस टाइप का है, डेटाबेस कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, ये सब हमें पूछ रहा है सर्वर, तो हमें बस उसको टाइप करना है। चलिए यहाँ पे सर्वर का नाम टाइप करते हैं। अब सर्वर का नाम कहाँ से टाइप करेंगे ये देखते हैं, ध्यान दीजिए। कई सारे लोगों को अपनी सिस्टम का नाम पता होता है कि हमारे सिस्टम का नाम क्या है, वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए एक बात। या फिर जिनको नहीं मालूम है कि सर्वर का नाम क्या डालना है, उनके लिए मैं आपको बता दूं, देखो कैसे पता करेंगे सर्वर का नाम। सिंपल है, डेटाबेस के अंदर जाना, ठीक है। जो आपका टेबल बना हुआ था ना, देखो जो आपको टेबल बना हुआ है उस टेबल को राइट क्लिक करके ओपन करना है, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी टेबल के ऊपर है, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में सर्वर का नाम क्या है वो लिखा हुआ रहता है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर का नाम क्या है, मेरे सर्वर का नाम है लोकल होस्ट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। ये तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, ओके। आपने भी वैसे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन विंडोज, ये बाय डिफॉल्ट विंडोज ही होता है, वो वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद में क्या है, कनेक्ट टू डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो डेटाबेसेस की लिस्ट आएगी। इसमें से आप अपना वाला डेटाबेस कनेक्ट करो, मतलब जो आपको कनेक्ट करना है, कंपनी डीबी सिलेक्ट किया और लास्ट टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे लिख के आएगा टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल, ये इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि भाई कनेक्शन हो गया है प्रॉपरली, और जस्ट ओके बटन पे क्लिक करो। दैट्स इट। ऐसा करने के बाद आपके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखो ये ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आया, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है, और यही कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपके एक फाइल में भी स्टोर होगा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सेव कनेक्शन सेटिंग इन वेब डॉट कॉन्फिग एज, मतलब ये जो कनेक्शन है, ये हम जो बना रहे हैं, ये कनेक्शन सेटिंग सेव होने वाली है आपकी कौन सी फाइल में, वेब डॉट कॉन्फिग वाली फाइल में। और ये वाला ऑप्शन टिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी कनेक्शन का भी बार बार इस्तेमाल करेंगे हम, हर बार कनेक्शन थोड़ी ना करने वाले हैं, एक ही बार करके रखा, ठीक है। और वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं अपन, वेब डॉट कॉन्फिग में, और किस नाम से स्टोर कर रहे हैं, तो इस नाम से स्टोर कर रहे हैं, और इस नाम को आपको याद रखना है, कंपनी डीबी एंटिटी, ये आपके डेटाबेस कनेक्शन का नाम है, क्योंकि इसी की मदद से हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी डीबी एंटिटी। हाँ, अगर आप ऐसा चाहते कि सर हमें वो समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी डीबी एंटिटी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा नाम उसको दे सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो जैसा है मैं वैसा ही रखता हूँ उसको, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टेबल मुझे चाहिए, कौन सा टेबल चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको अगर आप एक्सपांड करेंगे, वैसे तो आपको आपने सिंगल क्लिक कर दिया तो भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको मल्टीपल टेबल की जरूरत होती है, तो आपको मल्टीपल टेबल जो जो टेबल चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। फिलहाल की कंडीशन में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही टेबल है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया, दैट्स इट, ओके। अब आगे सिर्फ फिनिश वाला बटन है, ठीक है, और फिनिश बटन पे क्लिक करते थे। ये ऑप्शन होते से ही आपके प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड हो जाएगा, और आप डायरेक्टली अभी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो डेटाबेस में। बहुत बड़ा कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है अभी, मतलब मैक्सिमम काम 70-80% काम तो ये खुद ही कर लेगा। आप देखिए, बस यहाँ पे ये थोड़ा समय लेगा और ऐड हो जाएगा, और जैसे ही ऐड होगा आपके सामने ये ऐसा कुछ तो भी शो करेगा। देखिए यहाँ पे ये एक EDMX करके फाइल होता है, उसके अंदर ये इंडिकेट करता है कि आपने इस वाले टेबल को ऐड कर लिया है, और आपके पास में इतनी फील्ड एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है मतलब आप चाहे तो उनको एक्सेस कर सकते हो, आप चाहे तो उसके अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए ये मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ। अब चेंज देखते हैं कि क्या क्या हुआ। चलिए इधर मैं जूम करता हूँ, मॉडल में देखिए हमारे पास में हमें क्या क्या मिला। मॉडल 1.edmx करके एक बड़ी फाइल मिली, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर कंटेक्स्ट वाली फाइल है जो कि डेटाबेस कनेक्शन, मतलब डेटाबेस किधर है क्या है स्टोर करता है, और एक इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका नाम है मॉडल 1.tt। इसके ऊपर अगर आप एक्सपांड करोगे ना, तो आपको आपके मॉडल का नाम मिलेगा, आपके टेबल का नाम मिलेगा, रजिस्ट्रेशन। और अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे रजिस्ट्रेशन को, तो आपको ये समझेगा कि हूबहूब वैसे ही सभी फील्ड्स बनाई गई है, सिस्टम खुद बनाती है जैसे कि डेटाबेस में थी। देखिए एक क्लास बना रजिस्ट्रेशन नाम का, मॉडल है ये, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेजिग्नेशन और सैलरी, मतलब ये सभी चीज़ें वैसे की वैसी बनाई गई है जैसे हमारे टेबल है डेटाबेस के अंदर, है ना, उसके फील्ड है, ओके। मतलब हुआ क्या पता है, इस डायग्राम के हिसाब से सब कुछ हो रहा है अभी। जितने भी फील्ड आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में प्रेजेंट है
उतने फील्ड के मॉडल के अंदर फील्ड तैयार हो गई है और यही फील्ड अभी डेटाबेस के अंदर जाने वाली है। ओके, मतलब मेरा 50% काम तो यही पे हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे मेन कोड लिखना है। ठीक है, कोड कहाँ लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। अब होना ये है कि जैसे ये फॉर्म फिलअप होगा और बटन पे क्लिक होगा, तब ये इंफॉर्मेशन कहीं तो भी सबमिट होनी चाहिए। ये हमने कई बार किया हुआ है कि बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन कहीं तो भी सबमिट की। कहीं तो भी सबमिट करना मतलब क्या, हमें हमारे जो होम कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर होगा, उस कंट्रोलर के अंदर एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर मुझे उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, आसान है। वापस जाता हूँ मैं जाता हूँ मेरे एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, क्योंकि एडमिन से रिलेटेड जितने भी काम है वो एडमिन कंट्रोलर के अंदर ही करने चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, यहाँ पे एक मेथड मैंने क्रिएट कर ली और इस मेथड का नाम रखा मैंने सपोज क्रिएट। क्रिएट, ठीक है, मतलब बनाना। ओके, अच्छा, आप चाहे तो उसको सेव वगैरह भी रख सकते हो। मान लीजिए कि चलिए मिलता जुलता नाम रहना चाहिए, इसलिए मैंने सेव दिया। मतलब डेटाबेस में सेव करने का काम करेगी ये मेथड। ठीक है, ओके, सेव किया। अब मैं इतना चाहता हूं कि बटन के क्लिक पे एटलीस्ट इसके ऊपर जंप होता है या नहीं, इतना तो भी पता चले, है ना। ओके, तो एक काम करते हैं कि सेव नाम का मैं एक व्यू भी ऐड कर लेता हूं और ये बताता हूं कि भाई बटन की क्लिक होने के बाद इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो गई है, ऐसा मुझे बताना है। ठीक है, तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, एक व्यू ऐड कर लेते हैं, ऐड। चलिए यहाँ पे आया, मुझे एम्प्टी व्यू ही चाहिए। ओके, सेव करने के लिए, और जस्ट ऐड। इससे आप लोगों को तो मालूम है एक व्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेव वहां पे लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसको नाम आए, चलिए ऐसा लिख के आना चाहिए कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, ये लिख के चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा बटन के क्लिक पे इसके ऊपर एटलीस्ट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, इतना देख लेते पहले। ठीक, मैंने मेरे चेंजेस कर लिए। अच्छा, जब आपका एंटिटी फ्रेमवर्क एक बार ऐड हो जाए, तब आपको एक चीज नहीं भूलना, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं करोगे तो उसकी लाइब्रेरीज जो है वो प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं होती, नेम स्पेसेस स्टोर्ड नहीं होते, उसके रिलेटेड डीएलएल फाइल बनती नहीं है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इसके अंदर का, कि ये सब कुछ होने के बाद राइट क्लिक करना प्रोजेक्ट के ऊपर और उसको एक बार बिल्ड करना। क्योंकि आप बिल्ड नहीं करोगे तो एरर आएगा। चलो, बिल्ड होने के बाद में यहाँ पे नीचे देखिए बिल्ड सक्सीडेड ऐसा लिख के आता है, ये लिख के आया, इसका मतलब प्रॉपरली बिल्ड हो गया। अब मैं मेरे मेन पेज को रन करता हूँ, इंडेक्स पेज को रन करता हूँ और एक बार फिर से हम लॉगिन करके पूरी प्रोसेस करके देखेंगे। एडमिन लॉगिन, सुपर पासवर्ड टाइप के लॉगिन हुआ। ऐड एम्प्लॉय, मान लीजिए कि मैं कोई ये फॉर्म फिलअप करता हूँ, जैसे कि वन नेम अमर। फिलहाल यहाँ पे भरने का, ये फिलअप करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने कनेक्टिविटी का कोड लिखा ही नहीं है। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं दूसरे पेज पे चाहता हूँ या नहीं। ठीक है, एनालिस्ट है ये बंदा और उसको सैलरी। ठीक है, और रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया। अच्छा, क्लिक करने के बाद में दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना चाहिए ना, इसके लिए आप सबको ही पता है कि हमें फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। क्लिक नहीं हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्म टैग का यूज नहीं किया। चलिए फॉर्म टैग के जाते हैं, तो जहाँ पे ये फॉर्म बना हुआ है वहां पे जाते हैं।
ये फॉर्म बना हुआ है ऐड एम्प्लॉय नाम के CSHTML फाइल में, ठीक है। यहाँ पे ये ना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो टेबल के ठीक पहले मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म टैग ऐड कर देता हूँ, फॉर्म। और फॉर्म में क्या क्या चीज होती है, फॉर्म में होता है एक्शन कि कहाँ पे जंप करना चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ कि उसने जंप कहाँ करना चाहिए, एडमिन नाम के कंट्रोल के अंदर सेव नाम की फाइल ये है मेथड है, वहां पे जंप करना चाहिए, ठीक है। प्लस उसकी मेथड जब भी डेटा जाता है तब मेथड होती है, कौन सी मेथड होती है, पोस्ट मेथड होती है, दैट्स इट। और ये फॉर्म टैग कहाँ एंड होना चाहिए, जहां पे अपना टेबल एंड हुआ है। ओके, हो गया। अब ये सबमिट होगा, लेकिन लेकिन एक चीज बाकी है, आपकी अगर मेथड पोस्ट है तो ये पोस्ट मेथड सेव को बताना पड़ेगा। तो सेव जहां पे लिखा हुआ है वहां पे जाएंगे हम, एडमिन कंट्रोल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेव, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है ये पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTTP पोस्ट। ये हमने इससे पहले भी किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है वो गेट होती है। ओके, दैट्स इट। अब फिर से रन करते हैं एक बार, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, इंडेक्स पेज को ही रन किया मैंने। फिर से एक बार लॉगिन करते हैं, ऐड एम्प्लॉय, एक बार फिर से फॉर्म भरता हूं मैं, वन सपोज अजय, ईमेल आईडी अजय, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, चलिए सैलरी लिया और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिलहाल ये सेव होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्रांसफर तो होगा। क्लिक करते हैं, देखिए क्या लिख के आया, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात है कि अभी स्टोर नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने उसको लिंक किया कि भाई क्लिक करने के बाद में एटलीस्ट दूसरे पेज पे तो जाए। ओके, अब जस्ट पेज पे दूसरे जाने के पहले मुझे उसको स्टोर भी कर दे रहा है। चलिए ये करके देखते हैं। अब ये करने के लिए वापस जाता हूं मैं, यहाँ पे सेव वाली मेथड है ये, यहाँ पे कोड नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा ना। पहली बात तो ये है कि आपके फॉर्म से डेटा यहाँ पे सबमिट होना चाहिए। ओके, आपके फॉर्म से डेटा यहाँ तक आना चाहिए, पहली बात है, ठीक है। अब आपके फॉर्म से डेटा यहाँ पे लाने के दो तीन तरीके, देखो मैं इजी वाला तरीका पहले बताने वाला हूँ, ठीक है। हम अगर चाहे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल जा सकता है, इसलिए मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि ऐड एम्प्लॉय पे जाए और पहले तो उनके नाम क्या है वो देख ले, फील्ड्स के नाम देखो, ये आपका एम्प्लॉय आईडी था, ये टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। इनके नाम देखिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मतलब TXT एम्प्लॉय आईडी, TXT एम्प्लॉय नेम, TXT ईमेल आईडी है ना, TXT मोबाइल, TXT डेजिग्नेशन, these all field will be submitted to this save type method, ठीक है। इसके ऊपर जाने वाले, तो इनको एक्सेस करना पड़ेगा, सेव करना है तो चलिए इनको एक्सेस कर लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। और उनको अगर एक्सेस करना है तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि देखिए बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जो ना स्ट्रिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक्सेस करता हूँ TXT, उनके जो नाम है वैसे लिखना पड़ेगा, TXT जो नाम जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा। इवन आपने जो अपर केस और लोअर केस का भी फर्क गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, मैं गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए कॉपी कर लेता हूँ, TXT एम्प्लॉय आईडी कॉपी किया, इधर आया, पेस्ट किया, फिर से कॉमा। दूसरा क्या चाहिए मुझे, स्ट्रिंग टाइप का उसका नाम चाहिए, गलती हो सकती है मुझसे इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, कॉपी किया, इधर पेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने दो ही लिए फिलहाल के लिए, कंडीशन लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैंने दो ही डाले, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नाम, इतना ही स्टोर करके देखते हैं पहले। ओके, अब ये जो डेटा आया ये डेटाबेस के अंदर डालना है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डालना है मतलब वापस आते हैं फॉर्म अपने डिजाइन पे। देखिए आपके पास में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपको सबमिट करना पड़ेंगे मॉडल को,
और मॉडल सबमिट करेगा डीबी कंटेक्स्ट को, और वो कंटेक्स्ट जो है वो डालेगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो पहले मॉडल को एक्सेस तो करना पड़ेगा। हमारे पास में जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है वो किसको सबमिट करने पड़ेंगे, मॉडल को। तो हमारे पास में एक मॉडल पहले से बना हुआ है और उस मॉडल का नाम है रजिस्ट्रेशन। देखो बताता हूँ, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये अपना मॉडल है, ये पहले से ही बने हुए हैं। ये तो हमने जब एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया तब बने हुए, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है अपने टेबल के साथ में। ठीक है, और इनका ही मुझे यूज करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है ये अपने डेटाबेस का ही तो एम्प्लॉय आईडी है। इसको अगर तुम जो चाहे वो एम्प्लॉय आईडी दे दोगे तो वो स्टोर कर देगा। यही तो मुझे करना है। तो ये करने के लिए पहले इसके एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस करने के लिए इनका अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सिंपल है, बहुत ही सरल बात है। ऑब्जेक्ट क्रिएट सभी लोग कर सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये होता है, क्लास का नाम रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप रजिस्ट्रेशन टाइप कर रहे हो तो सिस्टम सजेशन नहीं दे रही है कोई भी। ये सजेशन क्यों नहीं दे रही पता है? क्योंकि आपने मॉडल को ऐड नहीं किया आपके, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के फाइल स्ट्रक्चर है, आपने ऐड ही नहीं किया कुछ, तो आपको उस नेम स्पेस को पहले ऐड करना पड़ेगा। आप नेम स्पेस को ऐड कैसे करना है, तो सबसे ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम नेम स्पेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो देख लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट का नाम है वेब एप्लीकेशन 7 प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट का नाम वेब एप्लीकेशन 7 प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स, दैट्स इट। ऐसा जब मैं लिखूंगा तब जाके मैं मॉडल्स का यूज कर सकता हूँ। तो इस चीज को नहीं भूलना, ये ऐड करना जरूरी है। चलिए ऐड कर लिया। अब मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मेरे मॉडल का नाम है रजिस्ट्रेशन। देखो अब सजेशन में आ गया, रजिस्ट्रेशन टाइप का मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। वैसे सिस्टम सजेशन दे रही है, आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम सबको ही मालूम है सी प्लस प्लस सबका ही हो चुका होगा। चलिए रजिस्ट्रेशन टाइप का मान लीजिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, आर इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन, आर इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट। तो आर जो है वो हर किसी को एक्सेस कर सकता है। आर की मदद से हम एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली डेटाबेस के। तो ऐसा करते हैं, आर डॉट, देखो आर डॉट लिखते बराबर एम्प्लॉय आईडी, है ना, ऐसा कर दिया। मतलब अभी जो किया ये मैंने आर डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये डायरेक्टली मैंने डेटाबेस के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है उसको एक्सेस कर दिया यहीं पे, और तुम जो चाहे वो उसके अंदर डाल सकते हो। अगर मैंने बोला यहाँ पे कि इक्वल टू, मैं ऐसा लिखूंगा 101, तो सच में 101 उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर 102 लिखा तो सच में 102 स्टोर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हम तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर का डेटा स्टोर करने चाहते हैं ना, बराबर। तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर का डेटा क्या है, txt एम्प्लॉय आईडी के अंदर है, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखिए, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। अच्छा, इतना लिखने के बाद एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए माउस अगर मूव करोगे आप उसके ऊपर तो आपको एरर लिखा हुआ मिलेगा। एरर ये है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब कोई चीज स्ट्रिंग में है तुम उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब एरर क्यों आ रहा है, देखिए एम्प्लॉय आईडी जो बना हुआ है उसका इंटीजर टाइप है डेटाबेस के अंदर, और तुम जो पास कर रहे हो उसका स्ट्रिंग टाइप है। तो आपके पास में तरीका है, आप एक तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए या फिर डेटाबेस के अंदर चेंज कर दीजिए। डेटाबेस के अंदर चेंज करना फिजिबल नहीं होता, तो चलिए मैं कोडिंग में ही इसको ही चेंज कर देता हूँ। ओके, हाँ आप बोलोगे सर इसको ही फिर यहाँ पे इंटीजर लिख लीजिए यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी दिक्कत हो सकती है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स से जो आता है ना वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। तो मैं इसको चेंज नहीं करता, मैं इसको स्ट्रिंग ही रखता हूँ। मैं ये जो यहाँ पे रन टाइम चेंज करता हूँ। अगर मुझे इस चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सरल है। हमारे पास में कन्वर्ट करके होता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट करके होता है, टू इंट 32, टू इंट 32, और ब्रैकेट में आप जिसको कन्वर्ट करना है उसके बारे में लिख दीजिए। देखिए
मुझे इसको कन्वर्ट करना था, हो गया। तो ये 2 × 32 के वजह से क्या हो जाएगा, txt एम्प्लॉय आईडी कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली इंटीजर में, दैट्स इट। ये तभी इस्तेमाल करना है अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो। चलिए एंटर हिट किया, और जैसे ही एंटर हिट किया ना, सिस्टम इतनी होशियार है कि उसने और आगे का सजेशन कर दिया। देखिए उसने ये भी बताया कि अगर आपको नाम अगर लिखना है, मतलब नेम स्टोर करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं r.name, और एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इसका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये एकदम फुल स्टैक डेवलपर जैसा सजेशन देता है। देखिए r.name, क्योंकि हमें नाम भी तो स्टोर करना है, और नाम कहाँ से आने वाला है, टेक्स्ट बॉक्स से आने वाला है। अब आपके माइंड में और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर जैसे ऊपर कन्वर्जन किया वैसे नीचे क्यों नहीं किया। नीचे इसलिए नहीं किया क्योंकि जो डेटाबेस के अंदर नाम है वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, और हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग में है, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आप बाकी सभी फील्ड को डाल सकते हो, मतलब r.employee, r.name, r.email id, r.mobile नंबर वगैरह वगैरह सब। फिलहाल मैंने 2 ही फील्ड ली और 2 ही एम्प्लॉय 2 ही टेबल्स फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश की, दैट्स इट। मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ। ठीक है, सेव किया। अब क्या करना है, इसके वजह से क्या हो गया पता है, इसके वजह से हमारे डायग्राम में ये चीज कंप्लीट हो गई कि भाई रजिस्ट्रेशन का डेटा स्टोर्ड हुआ मॉडल के अंदर। अब बस आखिरी वाला काम करना है, वो ये कि मॉडल का डेटा जो है, वो जो कनेक्शन है डेटाबेस का उसको देना है, दैट्स इट। ये एक चीज अगर कर दी तो अपना काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। हमने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा, तो एक फाइल बनी थी वेब कॉन्फ़िग, जिसके अंदर अपना पूरा कनेक्शन स्टोर्ड है, और उसको एक नाम भी था, उसका नाम था कंपनी डीबी एंटिटी। मैंने आपको बोला भी था कि इस चीज को याद रखना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो। क्योंकि सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि डेटाबेस कहाँ स्टोर्ड है, तो डेटाबेस स्टोर्ड कहाँ है, उसका पाथ क्या है, वो आपको मिलेगा वेब कॉन्फ़िग फाइल में। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूं आपको। वेब कॉन्फ़िग फाइल ओपन की हमने। अब वेब कॉन्फ़िग फाइल आखिरी वाली ओपन करना है अपने को, देखिए ये वाली, लास्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे आए नीचे, एकदम नीचे आना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए आपको ये एक लाइन दिखेगा कनेक्शन स्ट्रिंग वाला। ये हमने लिखा नहीं, ये सिस्टम ने खुद ऐड किया, और सिस्टम ने इसका यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग करके लिखा हुआ है, मतलब डेटाबेस कहाँ है उसका पाथ है ये पूरा का पूरा। ठीक है, आपका जो डेटाबेस है, क्योंकि एक सिस्टम में कई सारे डेटाबेसेस रह सकते हैं, तो आपके डेटाबेस का पूरा पाथ है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल कैटलॉग, लोकल होस्ट, है ना, ये कंपनी डीबी, हमें इसको कनेक्ट करना है। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए इसका रेफरेंस चाहिए, और इसके रेफरेंस का नाम है ये कंपनी डीबी एंटिटी। तो अभी मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसके ऑब्जेक्ट से ही मैं कनेक्टिविटी करूंगा और सेव करूंगा। चलिए करके देखते हैं सेव। इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे कंपनी डीबी एंटिटी टाइप का, डीबी इक्वल टू न्यू डीबी एंटिटी। ठीक है, तो डीबी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मतलब डेटाबेस। अब इसको मैं एक्सेस करूंगा, इसके अंदर मतलब डीबी से मैं क्या करूंगा, उसके टेबल को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो डीबी डॉट टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन डॉट ऐड, और किसको ऐड करना है, हमें आर को ऐड करना है, दैट्स इट। आर क्यों, क्योंकि आर के पास में अभी एम्प्लॉय आईडी भी है और नेम भी है। आर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है। इतना कहते से क्या हो जाएगा, ये चीज डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, एकदम सिंपल। लेकिन डेटाबेस के अंदर वो जो गया उसको सेव करना भी जरूरी है, तो आपको लास्ट लिखना पड़ेगा डीबी डॉट सेव चेंजेस। ये लिखने के बाद आपने किया हुआ काम कंफर्म हो जाएगा, और डेटाबेस में सचमुच में स्टोर हो जाएगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे हमने 2 स्टेप फॉलो किए। पहले मैंने पूरा डेटा मॉडल को दिया, और दूसरा मॉडल ने पूरा डेटा जो है वो डीबी कंटेक्स्ट को दिया। इसको डीबी कंटेक्स्ट बोलते हैं, मतलब डेटाबेस कनेक्शन। हर बार हर प्रोजेक्ट में हो सकता है अलग अलग डेवलपर इसका नाम अलग अलग रखे, लेकिन टेक्निक यही है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम कंपनी डीबी था, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंपनी डीबी आया हुआ है। ठीक है, जब आप कहीं और दूसरा डेटाबेस देखोगे उसमें कहीं और रह सकता है, कुछ और रह सकता है।
लेकिन टेक्निक तो यही है। ठीक है, सेव किया और सेव करने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न व्यू, मतलब जो हमने पेज बना के रखा सेव वाला, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला, उस पेज के ऊपर जंप करेगा। सेव करते हैं, अब मैंने सब कुछ करके रखा, अब इसको रन करके देखते हैं क्या सच में ये काम करता है। रन करके देखते हैं। ये करने के लिए मैं व्यू में जाऊंगा, मेरा पहला वाला व्यू जो है इंडेक्स, और इसको मैं रन करूंगा। आपको हमेशा याद रखना है कि रन करते वक्त फर्स्ट पेज से ही रन करना है। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट के अंदर सेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडमिन सुपर सेशन के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओके, यहाँ पे आए ऐड एम्प्लॉय। अब बात ऐसी है कि मैंने दो ही कॉलम को डेटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी दो ही कॉलम फिलअप करता हूँ। मान लीजिए कि एम्प्लॉय आईडी 1 है, दूसरा अजय पटेल। ओके, उसका ईमेल आईडी। अब ये बाकी की चीजें भर के कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इनको पास ही नहीं किया। एक काम करते हैं, ये दोनों ही स्टोर होते क्या देखते हैं। अगर दो स्टोर हुए इसका मतलब बाकी भी मैं स्टोर कर ही सकता हूँ। चलिए रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ और क्या लिख के आया, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब पहले तो चेक करके देखते हैं कि क्या सच में ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में गई कि नहीं। ये चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे। अब आपको ये ऐसा दिख रहा है, इसको बंद कर लेते एक बार। ठीक है, कहाँ आया मैं, मेरे डेटाबेस के अंदर मेरा टेबल है रजिस्ट्रेशन नाम से। इसको ओपन करना है तो राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। हो सकता है पुराना वाला वर्जन हो तो उसमें ओपन टेबल करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए आपको रिकॉर्ड दिख रहा होगा, एम्प्लॉय आईडी 1 अजय पटेल। बाकी सभी चीजें नल है क्योंकि हमने वो पास ही नहीं की थी। लेकिन मेन चीज ये है कि हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार से हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। अब यहाँ पे दो फील्ड मैंने डाल के दिखाई। अब दो फील्ड डालना क्या और बाकी फील्ड डालना क्या, एक ही बात हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे वापस आते हैं। ये करने के लिए थोड़ा एक रिवाइज कर लेता हूँ मैं क्या क्या किया मैंने। सिंपल है, वहाँ का डेटा यहाँ पे सबमिट किया सेव पे। ठीक है, पूरे के पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम एक्सेस किए। उन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम जो है मैंने एक मॉडल को दिए। मॉडल जो है टेबल के नाम से ही होता है। और मॉडल का डेटा मैंने डीबी कंटेक्स्ट को दे दिया। उसने क्या किया, उस मॉडल को रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में ऐड किया और वो जो टेबल के चेंजेस है वो हमने सेव कर दिया। दैट्स इट, इतना ही किया। ये करते बराबर हमने दूसरे वाले व्यू पे उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब सक्सेस वाले, जहाँ पे हमें वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज दिख रहा था। एकदम इजी। तो इस प्रकार से हमने ये चीज की। अब ये छोटा सा मैंने करके देखा। अब मैंने छोटे फॉर्म पे किया, इसका मतलब बड़े से बड़ा फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ। खास बात यह है कि जो ट्रेडिशनल वे है, मतलब आपको इंसर्ट की कमांड लिखनी नहीं पड़ी। देखो यहाँ पे सिस्टम इंटरनली सब कुछ करता है। ओके, आपको ये ऐड वगैरह यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतने छोटे से लाइन के अंदर, मतलब अगर सोचा जाए तो क्या है, दो स्टेप है। इस दो स्टेप के अंदर ही आपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर दिया। ये एकदम जबरदस्त चीज है इसके अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, इसलिए वो चलता ही है। ठीक है, सो टीम इस प्रकार से हमने ये सेशन देखा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना के देखा। बहुत ही बढ़िया फॉर्म भी बना हुआ है और डेटाबेस में स्टोर्ड भी किया हो इजी तरीके से। और मैंने सब कुछ आपको इस डायग्राम के हिसाब से बताया। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।